देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 रसायन विज्ञान में। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। ओके, तो चलिए देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक देख लेते हैं कौन से रहेंगे। टॉपिक में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे धातु अधातु की। ओके, उनके गुण से रिलेटेड गुण रासायनिक गुण में होंगे, लवणों का वैद्युत अपघटन ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में मिश्र धातु या मिश्रातु पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोड या अर्धसेल पढ़ लेंगे, फिर इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे। इसके बाद मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ओके, तो आइए सबसे पहला टॉपिक पे आता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग बात करेंगे धातु क्या होता है। तो क्या बताएंगे, धातु वे तत्व होते हैं जो विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होता है या जो तन्य होते हैं, जो आघात वर्धनीय होता है, जिनमें चमक होती है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात जो पीटने पर आवाज उत्पन्न करते हैं, अर्थात जिन्हें पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है, ये सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल्स के तौर पे क्या लिख सकते हो, क्या यानी इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा तो क्या बनाएगा Na+। ओके, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना देता है। ओके, फिर इसके बाद में आता है अधातु क्या होता है। तो देखिए अगर अधातु की बात की जाए तो अधातु में क्या बताएंगे, अधातु वे तत्व होते हैं जो विद्युत या ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अपोजिट, जो तन्य नहीं होते हैं, जो भंगुर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ले लिया, क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। ओके, ये सभी क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अर्थात अधातुओं को पीटने पर ये आवाज नहीं उत्पन्न करते हैं, ये टूट जाते हैं। ओके, ये तन्य होता है पूरी तरीके से, मतलब ये तन्य नहीं होते, धातु जो होते हैं वो तन्य होते हैं, ये तन्य नहीं होता है, याद रहेगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर लिखना चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो, जैसे सल्फर, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड एटसेट्रा। वहीं अगर धातु के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो धातु का एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, कापस, फेरस, Hg, मरकरी, सोडियम एंड एटसेट्रा। ओके, आगे देखिए, आगे बात की जाए उपधातु क्या होता है, ये नोट बना लीजिएगा। उपधातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब उपधातु क्या होते हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए, क्या कहलाएंगे, उपधातु, याद रहेगा। आगे देखिए हमने क्या बताया था, हमने बताया कि उपधातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु व अपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ओके, अब बात आ रही थी कि एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। तो अगर एग्जाम्पल्स देखा जाए तो हम लिख सकते हैं बोरान, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी को Sb से रिजोल्ट करते हैं, टेल्यूरियम, फिर इसके बाद में पोलोनियम। ओके, ये 7 ही मेटलाइट्स होता है, 3 3 6 और 1 7, याद रखिएगा। हम यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, बोरान बोलते हैं पहले को, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम और पोलोनियम। ओके, तो ये उपधातु है। आगे देखिए नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, किसकी, गुण में। ओके, तो जरा देखिए, देखिए क्या बात कर रहे थे, गुण में। ओके, तो गुण की अगर बात की जाए तो धातु के गुण और अधातु के गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले करेंगे फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। तो जो धातुएं होती है वो अधिकतर सभी ठोस होती है और धातुओं में आर पार नहीं देख सकते, मतलब धातुओं में पारदर्शिता का गुण नहीं होता है, मतलब वो अपारदर्शी होती है। विद्युत व ऊष्मा की चालक होती है, मतलब इसमें विद्युत और ऊष्मा अच्छी तरीके से प्रभावित हो जाती है। तन्यता मतलब इसमें तार खींचे जा सकते हैं, इन्हें दबाया मतलब पीट पीट के पतली चादरों में बदला जा सकता है। वहीं अधातु की अगर बात की जाए
तो अधातुएं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं, ओके, मतलब होती हैं। पारदर्शी भी होती है, अपारदर्शी भी होती है, पारभाषक भी होती है, ओके। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुएं कुचालक होती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रेफाइट को छोड़ दें तो सभी कहती होती है कुचालक होती है। तो इसमें पहले पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़े, जो 3-4 पॉइंट पढ़े, एक भौतिक अवस्था, पारदर्शिता, विद्युत व ऊष्मा की चालकता और तन्यता। तो भौतिक अवस्था में क्या था, सॉलिड, जो धातुएं होती है सभी ठोस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीजियम, फ्रेंसियम, कैल्शियम और मरकरी को छोड़ के ये द्रव में होती है, ओके। अधातु जो होती हैं ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। पारदर्शिता देखा जाए तो जो धातुएं होती है ना, उनमें आर पार नहीं दे सकते, मतलब वो सभी अपारदर्शी होती हैं। और अधातु जो होती हैं उनमें पारदर्शिता का गुण होता है, मतलब वो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक तीनों हो सकती है, होती है। जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, मतलब ऊष्मा की चालक होती है। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुएं कुचालक होती हैं, ये भी याद रखना। अगर इसे मैं आगे देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट, ओके, तो जरा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा तो नेक्स्ट पॉइंट रहता है आघात वर्धनीयता। तो क्या होता है, इनमें आघात वर्धनीयता होती है, मेटल्स की बात हो रही है, ये किसकी हो रही है, मेटल्स में, ये नॉन मेटल्स में, है ना। तो ये तन्य नहीं होता है, इनमें नहीं होती है। क्या होता है, इनमें आघात वर्धनीयता होती है मेटल्स में, इनमें नहीं होती है। ये भंगुर नहीं होता है, मतलब ये टूटते नहीं है पीटने पे। धातुएं क्या होती है, अगर पीटो तो वो पतली चादर में बदल जाती हैं, टूटती नहीं है। वहीं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं। इनमें चमक होती है, धातुएं जो होती है वो चमकती होती है, मतलब शाइनिंग होती है उनमें, है ना। जबकि ग्रेफाइट व आयोडीन को छोड़कर, किसी के ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर सभी अधातुओं में क्या होता है, चमक नहीं होती है, ओके। ध्वनि, धातुएं जितनी भी हैं बजाओ आवाज उत्पन्न होती है, मतलब सोनरस होती है। कैसी होती है, सोनरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। वहीं अधातुओं में कोई भी साउंड नहीं आता, ओके। धातुएं कैसी होती हैं, धातुओं से ये धन आयन बनाती हैं, मतलब धातुएं मेटल्स जितने भी होंगे वो सभी क्या हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, मतलब विद्युतीय गुण, धन विद्युतीय होता है, इनमें ऋण विद्युतीय होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ये कैसी होती है, पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर निगेटिव लड़ायन होती है। वैद्युत अपघटन करते हैं तो धातुएं होती हैं कैथोड पर पाती हैं, अधातुएं एनोड पर बनती हैं। अब याद रखना, विद्युत अपघटन जब धातुओं का किया जाता है तो धातुएं कैथोड पर एकत्रित होती हैं, और जब विद्युत अपघटन अधातुओं का किया जाता है तो वो एनोड पर एकत्रित होती हैं। ऑक्साइड अगर देखा जाए तो धातुओं के ऑक्साइड गुण क्षारीय होता है, जबकि इनके अम्लीय ऑक्साइड होता है, ओके। अब यहाँ तक तो हो गया, इसे स्क्रीनशॉट करिए, जो कुछ भी करिए करके लिख लीजिएगा, ओके। आगे देखिए, आगे बात आती है धातु व धातुओं के गुण, ओके। धातु व अधातुओं के रासायनिक गुण की बात की जाए तो सबसे पहला टॉपिक आएगा आयन बनाने का गुण। किस चीज़ का, आयन बनाने का गुण। अगर आयन बनाने के गुण की बात की जाए तो धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, धन आयन। तो चलिए, जैसे सोडियम है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, क्या बनाएगा, Na+। ऐसे ही मैग्नीशियम है, क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्या बनाएगा, Mg+2, है ना। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्या बनाएगा, Al+3। तो इस बात से क्या समझ में आया, धातुएं क्या करती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। वहीं अगर सेकेंड पोर्शन देखें इसका अधातुओं का, तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती हैं, ऋणायन। क्या बनाती हैं, ऋणायन। तो इसका ऋणायन अगर बनाते हुए देखें तो क्लोरीन है, जैसे इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बनाया, Cl-, है ना। वहीं पे फ्लोरीन क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, क्या बनाया, F-। ऑक्सीजन क्या लिया, इलेक्ट्रॉन 2 लिए, क्या बनाया, O-2, ओके। तो इस टाइप से याद रखिएगा। अब आगे आता है ऑक्साइड बनाने का गुण। अगर ऑक्साइड बनाने के गुण की बात की जाए तो चाहे वो धातु हो या अधातु हो, ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करके
उनके ऑक्साइड ही बनाती है। मतलब धातु अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है, सीधी सी बात है। अगर ऑक्साइड बनाती है तो ज़रा देखिए, जैसे कि आपका कैल्शियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा CaO। अगर कंपैरिजन देखें तो ये, तो यहाँ पे 2 का गुणा, ओके। और वहीं पे एक और अगर रिएक्शन देखी जाए तो एक और देख लेते हैं। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन से क्रिया की, क्या बनाएगा SO2। जैसे एल्यूमिनियम है ना, O2 से क्रिया क्या क्या बनाएगा Al2O3, ओके। और ये 3O2, तो क्या करें यहाँ पे 3/2 कर दें, बैलेंस 2 से 2, ओके। तो 3O2 ये भी बैलेंस है। तो ऐसे ही कोई भी करें, धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे यानी O2 क्या बनाएगा Na2O, ओके। 2 का गुणा कर दो। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी क्या है मेटल ऑक्साइड है। मतलब धातुएं या अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी उनके ऑक्साइड बनाएगी। ये मेटल ऑक्साइड नहीं है, बल्कि ये और ये सब हैं, ओके। आगे देखिए नेक्स्ट नोट बना लीजिएगा। Al2O3 जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। मतलब Al2O3 ZnO दोनों कैसे कराते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, ओके। नोट टाइप में डाल के लिख लीजिएगा, नोट डालिएगा, बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। क्या जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील जो होता है वो क्या कहलाता है, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है। ये आपको रिवाइज रखना है हमेशा, जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है जल से अपक्रिया। धातुएं जो हैं जल से क्रिया करके उनके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। मतलब धातुएं जितनी होगी वो किससे, जल से क्रिया करके उनकी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जैसे कि पोटेशियम है HOH, जल को क्या लिखते हैं, जल को लिखते हैं जैसे H2 है, ब्रेक करेगा H+ और OH- में। अगर साथ में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो HOH, ओके, ऐसे लिख सकते हो। तो HOH से रिएक्शन करके क्या बनाता है KOH प्लस H2, ओके। यहाँ पे बैलेंसी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो बैलेंस कर दीजिएगा बाद में, ओके। अगर करना चाहो तो 2KOH 2K का गुणा हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 2 का और कर देना, यहाँ पे 2 का कर देना, आगे बैलेंस ही कर देना है बस। जैसे कि यहीं पे सोडियम का देख लो, 2Na प्लस 2H2O, एरो क्या बनाएगा 2NaOH प्लस H2। यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 का गुणा कर देना बस, याद रहेगा। हाँ, तो क्या समझ में आया कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं या धातु होते हैं वो जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे ये क्या बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नाम लिखना चाहो तो लिख लो, तो हम तो चाहते हैं लिखना तो लिख लेते हैं। इसको क्या देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट नंबर देता है H2 से क्रिया। मतलब H2 से क्रिया करके क्या करेंगे, क्या बनाएगा, ओके। तो धातु अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके उनके हाइड्राइड बनाते हैं। मतलब धातुएं हों चाहे धातुएं हों, ये सभी हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, उनके हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे कि तो यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन करो, क्या बनाएगा 2NaH, ओके। जैसे N2 प्लस H2, फिर क्या बनाएगा 2NH3। तो यहाँ पे 3 का
यह तो सही है ना। 2NH3 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नोट में लिखना चाहते हैं तो नोट बना के लिख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर नोट बनाया आ जाए तो नोट लिख लीजिएगा। जैसे कि कोई भी रिएक्शन हो, यहाँ पे Pb हो, कॉपर हो, Ag हो, Au हो, ETC धातु वाटर से क्रिया करके क्या करेगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं बनाएगा, नो रिएक्शन। जबकि अधातु प्लस H2O, इसकी भी कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। ये आपको नोट बना लेना है। ओके, मतलब लेड, कॉपर, सिल्वर, सोना आदि धातु जो होते हैं जल से क्रिया करके कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। अधातुओं में वाटर, अधातु हो वाटर से रिएक्शन, नो रिएक्शन हो जाती है। ओके, ये जनरल केसेस में आता है। आगे H2 से क्रिया हम लोगों की हो गई। आगे आता है तनु अम्लों से क्रिया। देखिए, जो धातुएं होती हैं वो तनु अम्लों से क्रिया करके क्या, हाइड्रोजन निर्मुक्त करती है। धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन निर्मुक्त करती है। तो चलिए देखते हैं। धातु प्लस डाइल्यूट एसिड क्रिया करके क्या मुक्त करेगा, लवण प्लस H2। ओके, चाहे Mg डाइल्यूट एसिड H2SO4 आप ले लो। ओके, रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, MgSO4, ये क्या बना, साल्ट प्लस H2 रिमूव हो गया। ओके, सेम रिएक्शन है। वहीं अगर सेकेंड कंडीशन दिया जाए, अधातु प्लस डाइल्यूट एसिड हो, डाइल्यूट एसिड हो, एरो, तो होगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। ओके, आगे देखिए, जल्दी कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता है। ओके, देखिए आगे और अगर क्वेश्चंस देखें तो इसमें क्या बताएंगे, अगला टॉपिक जो अपना है वो क्या है, दूसरी धातु के लवण से क्रिया। ओके, तो इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं, उन्हें जरा हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या कि अधिक क्रियाशील जो धातु होती है, अधिक क्रियाशील धातु प्लस कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु का लवण। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, मतलब अधिक क्रियाशील धातु है और कम क्रियाशील धातु के लवण से जब क्रिया होती है तो बनता है अधिक क्रियाशील धातु का लवण। जो बनता है उसे थोड़ा इससे लिखते हैं, जो बनेगा रिएक्शन के बाद वो क्या बनेगा, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील धातु का लवण। ओके, प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु। क्या इसमें बताया, इसमें हमने बताया जब अधिक क्रियाशील धातु की कम क्रियाशील धातु के लवण के साथ जब रिएक्शन होती है तो अधिक क्रियाशील धातु का लवण, मतलब क्या बताया, अधिक क्रियाशील धातु की कम क्रियाशील धातु से जब रिएक्शन कराते हैं तो जो बनता है वो बनता क्या है, अधिक क्रियाशील धातु का लवण और कम क्रियाशील धातु बनती है। एज एग्जाम्पल्स अगर रिएक्शन की जाए तो हम लोग रिएक्शन करके देख लेते हैं। जैसे कि फेरस, ये अधिक क्रियाशील धातु है, कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन के साथ मैंने रिएक्शन कराई तो बना क्या, ये वाला यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, मतलब
बना FeSO4 प्लस CU, क्या होगा, कम क्रियाशील धातु बन गई। ऐसे ही एक और अगर रिएक्शन देखी जाए, जैसे कॉपर है, इसकी FeSO4 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये नो रिएक्शन फॉर्म करता है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होती है, ये याद रखिएगा। जैसे कि इसी टाइप से एक और अगर रिएक्शन देखें तो और देख लेते हैं एक और, जैसे कि Cl है, हमने Ki के साथ रिएक्शन की तो इसने क्या किया, ये एक दूसरे में रिएक्ट, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ, रिएक्शन बनी, बना क्या, KCl प्लस I2। ओके, तो KCl बैलेंस ही देखा जाए तो K 2K, तो 2K। ओके, तो ये बैलेंस ही हो गए, ये याद रखिएगा रिएक्शन, है ना। फिर अगला आता है लवणों का वैद्युत अपघटन। तो आगे जरा अगर और पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, लवणों का वैद्युत अपघटन। देखिए लवण का जब हम वैद्युत अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन। जब लवण का वैद्युत अपघटन बनते हैं तो धातु जो होता है वो कैथोड पर बनता है और अधातु जो प्राप्त होता है वो एनोड पर बनता है। मतलब अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो क्या बताएंगे, जब लवण का विद्युत अपघटन किया जाता है तो धातु कैथोड पर प्राप्त होता है तथा अधातु एनोड पर बनता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे, जैसे NaCl है, रिएक्शन कराई मैंने, Na प्लस और Cl माइनस बना, तो यहाँ पे कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही होगी और एक एनोड पे हो रही होगी, है ना। कैथोड पे जो रिएक्शन होगी उसको क्या लिखेंगे, जरा देखें। कैथोड पे होने वाली रिएक्शन जो होगी वो धातु की होगी, धातु आपका मेटल्स है Na, तो क्या मतलब Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एरो क्या बनाएगा Na। ऐसे ही एनोड पर क्या हो रहा था, एनोड पर अधातु की हो रही होगी, मतलब Cl माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा Cl2, तो 2 का गुणा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या समझ में आया, जब लवणों का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो धातु कैथोड पर तथा अधातु एनोड पर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये रख के देख लेंगे। ओके, याद रखिएगा। आगे टॉपिक आता है अपना मिश्र धातु या मिश्र धातु। क्या आया, मिश्र धातु या मिश्र धातु। ओके, तो इसमें हिंदी के तौर पे या लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे 2 या 2 से अधिक धातुओं का सममांगी मिश्रण। कैसा, सममांगी, 2 या 2 से अधिक धातुओं का सममांगी मिश्रण मिश्र धातु या मिश्र धातु कहलाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक तत्वों का या 2 या 2 से अधिक धातुओं का सममांगी मिश्रण मिश्र धातु या मिश्र धातु कहलाता है। अब एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जरा लिख लीजिएगा, जैसे आपका पीतल होता है ना, पीतल को हम लोग बोलते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं, ब्रास। ब्रास में जो 90% होता है, कहाँ पे गया, निकला राजा, 90% जो होता है वो आपका कापर होता है, 20% जो होता है वो जिंक होता है, याद रखिएगा, है ना। पीतल के बाद में आता है अपना, ये पहला पॉइंट था। दूसरा आता है कांसा या पीतल के उपयोग अगर देखे जाए तो उपयोग भी लिखते चले साथ में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उपयोग, जो पीतल है, पीतल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी याद रखिएगा। बर्तन, कामा तार, कामा मशीनें, कामा कारतूस आदि के निर्माण में ETC। तो क्या समझ में आया, जो पीतल है, पीतल में 90% कापर होता है, 20% जिंक होता है, उपयोग बर्तन, तार, मशीनें, कारतूस बनाने में किया जाता है। अब बात आती है सेकेंड पार्ट की, है ना। तो सेकेंड नंबर पे हम लोग लिखेंगे कांसा। कांसा इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज। ओके, तो कांसा किससे किससे मिलकर बनता है, जरा देखिए। इसमें कांसे में जो होता है
88% जो होता है वो कहाँ पर होता है? 12% जो होता है टिन होता है। टिन मतलब SN होता है। ओके, इसका उपयोग जो किया जाता है, उपयोग जो करते हैं, इसका उपयोग बर्तन बनाने में या बर्तन व मूर्तियां बनाने में किया जाता है। मूर्तियां बनाने में किया जाता है। ओके, फिर आगे आता है 3rd नंबर पे तीसरे नंबर पे आता है अमलगम। अमलगम, अमलगम मतलब Hg+ कोई धातु हो जाए, मतलब मरकरी में कोई धातु मिल जाए तो क्या कहलाएगा? अमलगम बनाएगी वो, है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्या बताएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल NaHg, KHg, ETC, ये सभी क्या है? अमलगम है। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से। ओके, आगे